उस रात गांव इतना शांत था कि बारिश की हर बूंद अलग अलग सुनाई दे रही थी। और तभी पुराने कुएं की दिशा से किसी ने बहुत धीमे कहा, क्या इस बार तुम सच में लौट आए हो? रात के लगभग 10:30 बजे थे जब बस ने आखिरी मोड़ काटकर छोटे से गांव भीतरपुर के बस स्टॉप पर मुझे उतारा। शहर में बिताए 12 साल जैसे एक ही सांस में पीछे छूट गए। हवा में भीगी मिट्टी की वही पुरानी खुशबू थी, मगर गांव वैसा नहीं रहा था। कई घरों के दरवाजों पर ताले लटक रहे थे। जिन आंगनों में कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, वहां अब घास उगाई थी। दूर मंदिर की घंटी भी पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी खाली गूंज थी। मैंने बैग कंधे पर डाला और कच्ची पगडंडी पर चल पड़ा। हर कदम के साथ बचपन की यादें लौटती जा रही थी। यही कहीं मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त माधव बारिश में कागज की नाव बहाया करते थे। उसी ने पहली बार मुझे उस पुराने कुएं की कहानी सुनाई थी। रात के बाद वहां मत जाना, वहां कोई रोता है। तब हम दोनों हंस पड़े थे। आज वही बात याद आते ही मेरी चाल धीमी हो गई। मैं अपने पुश्तैनी घर पहुंचा तो लकड़ी का बड़ा दरवाजा जंग खाई कुंडी के साथ मेरा इंतजार करता मिला। चाबी जेब से निकाली तो लगा जैसे दरवाजे ने भी मुझे पहचान लिया हो। चरमराहट के साथ वो खुला और भीतर बंद हवा की एक ठंडी लहर बाहर आई। कमरे में धूल जमी थी। दीवारों पर दादी की तस्वीर अब भी टंगी थी और कोने में वही लालटेन रखी थी जिसे वे हर शाम जलाती थी। मैंने बैग नीचे रखा, झाड़ू उठाई और थोड़ा बहुत कमरा साफ करने लगा। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। टीन की छत पर गिरती बूंदें एक ऐसी लय बना रही थी जिसे सुनकर हमेशा नींद आने लगती थी। शायद इसी वजह से दादी कहा करती थी, बारिश भगवान की सबसे धीमी लोरी है। रसोई में अभी भी मिट्टी का चूल्हा था। मैंने गैस स्टोव साथ लाया था। उसी पर चाय बनाई। उबलती चाय की भाप में अदरक की खुशबू घुली तो लगा जैसे समय सचमुच पीछे लौट सकता है। चाय लेकर मैं बरामदे में बैठ गया। बरामदे से थोड़ा दूर पीपल के पेड़ के पीछे वही पुराना कुआं दिखाई देता था। पत्थरों से बना गोल कुआं जिसकी जगत पर काई जम चुकी थी। बचपन में गांव की औरतें वही पानी भरती थी। फिर कुछ साल बाद नया पानी का टैंक बन गया और कुआं धीरे धीरे अकेला पड़ गया। मैंने नजर हटानी चाही, मगर जाने क्यों निगाह उसी पर टिक गई। तभी हवा अचानक रुक गई। बारिश की आवाज भी जैसे कुछ पल के लिए हल्की हो गई और बहुत दूर से बेहद धीमे किसी ने पुकारा, आरव। मेरे हाथ का कप कांप गया। मैंने तुरंत उठकर चारों तरफ देखा। सामने कोई नहीं था। शायद भ्रम होगा। शहर की थकान, लंबा सफर और बचपन की यादें, दिमाग अक्सर ऐसी आवाजें बना लेता है। मैंने खुद को समझाया और वापस बैठ गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर आई। इस बार थोड़ी साफ, आरव, सुन रहे हो? मेरी सांस रुक गई। वो आवाज सीधे कुएं की दिशा से आ रही थी। मैं बरामदे की सीढ़ियां उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। बारिश अब भी हो रही थी, मगर इतनी हल्की कि हर बूंद अलग महसूस हो रही थी। पीपल के पत्ते हवा में कांप रहे थे और उनके बीच से छनकर आती चांद की फीकी रोशनी कुएं के पत्थरों पर पड़ रही थी। मैं जगत के पास पहुंचा, अंदर झांका। गहरा अंधेरा, नीचे सिर्फ बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज। मैंने धीमे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ पानी में गोल गोल फैलती लहरें। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि लगा जैसे कुएं की भीतरी दीवार से किसी ने उंगलियां फेर दी हों। पत्थरों के रगड़ने जैसी आवाज आई और उसके साथ एक टूटी हुई फुसफुसाहट। देर कर दी। मैं घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि बाकी सब आवाजें दब गई। उसी समय पड़ोस से एक लालटेन की रोशनी मेरी तरफ आती दिखाई दी। कौन है वहां? ये आवाज पहचान में आ गई। शंकर काका। सफेद दाढ़ी, भीगा हुआ गमछा और हाथ में जलती लालटेन लिए शंकर काका पास आए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा।
फिर कुएं की तरफ नजर घुमाई। पहली ही रात यहां आ गए? मैंने हिचकते हुए पूछा। काका, अभी किसी ने मेरा नाम लिया था। आपने सुना? उन्होंने कुछ पल चुप रहकर लालटेन नीचे रख दी। चलो घर चलते हैं, लेकिन जवाब तो दीजिए। उन्होंने गहरी सांस ली। हर नए लौटने वाले को पहली रात यही लगता है, मतलब कि कुएं से कोई उसे बुला रहा है। मैं चुप हो गया। घर लौटते समय उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। बरामदे में पहुंचकर उन्होंने लालटेन मेज पर रखी और धीरे से बोले, 12 साल पहले जो हुआ था उसे गांव आज तक भूल नहीं पाया। मेरे भीतर पुराना जख्म अचानक जाग उठा। माधव, उसका नाम मैंने इतने वर्षों से जोर से नहीं लिया था। 12 साल पहले सावन की एक रात हम दोनों इसी कुएं के पास आए थे। मैं शहर पढ़ने जाने वाला था और वो चाहता था कि मैं रुक जाऊं। हमारी छोटी सी बहस हुई। मैं गुस्से में उसे वहीं छोड़कर चला गया। अगली सुबह माधव गायब था। लोगों ने पूरा गांव खोजा, जंगल, नदी, खेत, लेकिन वो कभी नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा वो शहर चला गया, कुछ ने कहा उसने घर छोड़ दिया, और कुछ बूढ़े लोग बस इतना कहते थे, कुएं ने उसे अपने पास रख लिया। मैंने कभी उस बात पर विश्वास नहीं किया, शायद इसलिए भी कि अगर मैं सच मान लेता तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। शंकर काका ने चाय का कप हाथ में लेते हुए मेरी ओर देखा। कल सुबह पंचायत वाले पुराने कुएं को भरने आने वाले हैं। भरने? हां, अब वो खतरनाक हो गया है। गांव में कोई रहता भी नहीं। सबने तय कर लिया। मैंने अनायास कुएं की तरफ देखा। बारिश फिर तेज होने लगी थी और उसी शोर के बीच मुझे लगा जैसे बहुत दूर से किसी ने आखिरी बार फुसफुसाया, मत भरना। लालटेन की लौ बिना हवा के हल्के से कांप उठी। कभी कभी सबसे गहरी आवाजें पानी के भीतर से नहीं, हमारे अपने पछतावे के भीतर से आती है। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ इंतजार समय से नहीं, प्रेम से बंधे होते हैं। सुबह आंख खुली तो बारिश अब भी जारी थी। टीन की छत पर गिरती बूंदें रात की तुलना में ज्यादा मुलायम लग रही थी, जैसे आसमान पूरी रात रोने के बाद अब थक गया हो। कमरे में हल्की सी नमी थी और खिड़की के शीशों पर धुंध जमी हुई थी। मैंने उठकर पर्दा हटाया तो सामने पीपल का पेड़ भीगी हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। उसके पीछे वही पुराना कुआं चुपचाप खड़ा था। रात की घटना याद आते ही मेरे भीतर फिर वही बेचैनी लौट आई। मैंने खुद से कहा कि शायद वो सब थकान और यादों का असर था। इंसान जब अपने अतीत में लौटता है तो उसका मन अक्सर उन आवाजों को भी सुन लेता है जिन्हें दुनिया नहीं सुनती। लेकिन फिर भी एक सवाल लगातार मेरे भीतर घूम रहा था, अगर वो सिर्फ भ्रम था तो उसने मेरा नाम कैसे लिया? रसोई में चाय बनाते समय मेरी नजर दादी की पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। बरसों से बंद थी, ताले पर जंग लगी थी, मगर चाबी वही ऊपर मिट्टी के छोटे कटोरे में रखी मिली। दादी हमेशा कहा करती थी, जरूरी चीजें कभी छुपाकर मत रखना, वरना जरूरत पड़ने पर खुद ही भूल जाओगे। ताला खुला तो अलमारी से कपूर, सूखे नीम के पत्तों और पुराने कागजों की मिलीजुली खुशबू बाहर आई। ऊपर तह करके रखी उनकी सफेद सूती चादर थी, नीचे पीतल का डिब्बा, कुछ तस्वीरें और सबसे नीचे लाल कपड़े में लिपटी एक मोटी डायरी। मेरे हाथ अपने आप उस डायरी तक पहुंच गए। पहले पन्ने पर दादी की गोल साफ लिखावट थी, अगर कभी आरव लौटे तो शायद उसे ये पढ़नी चाहिए। मेरी उंगलियां कांप गई। मैं फर्श पर बैठ गया और पढ़ना शुरू किया। सावन 2002। आज आरव और माधव फिर पूरे दिन बारिश में भीगते रहे। दोनों ने कुएं के पास मिट्टी का छोटा बांध बनाया था। शाम तक बांध टूट गया तो दोनों हंसते हंसते घर लौटे। मैं दूर से देखती रही। कुछ दोस्तियां भगवान बहुत सोचकर बनाते हैं। मैं मुस्कुरा दिया। याद आया, हम सचमुच घंटों मिट्टी में खेलते थे। माधव हमेशा कहता था कि बड़ा होकर गांव नहीं छोड़ेगा, और मैं हर समय शहर के सपने देखता था।
मैंने अगला पन्ना पलटा। सावन 2008। आज दोनों पहली बार झगड़े। वजह छोटी थी। आरव शहर जाना चाहता है। माधव डरता है कि सब लोग चले जाएंगे तो गांव अकेला रह जाएगा। मैंने दोनों को समझाया कि सच्ची दोस्ती दूरी से नहीं टूटती। पता नहीं बच्चों ने मेरी बात सुनी या नहीं। मेरी आंखें भर आई। हमने सचमुच उस शाम बात बंद कर दी थी। डायरी के बीचों बीच एक सूखा हुआ चमेली का फूल दबा था। उसे छूते ही एक पुरानी याद जैसे खुल गई। हम दोनों उसी कुएं की जगह पर बैठे थे। बारिश हल्की हो रही थी। माधव ने जेब से एक छोटा कागज निकाला और बोला, अगर तू कभी बहुत दूर चला गया तो इस कुएं के पास एक चिट्ठी छोड़ जाना, मैं पढ़ लूंगा। मैं हंस पड़ा था। कुएं में डाकिया आता है क्या? उसने जवाब दिया था, कुछ बातें लोग नहीं पहुंचाते, जगह पहुंचा देती है। उस समय मुझे उसकी बात बचकानी लगी थी। आज वही शब्द मेरे भीतर हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। शंकर काका थे। पंचायत वाले आ गए हैं। मैं बाहर निकला तो गांव के 5-6 आदमी फावड़े और पत्थरों से भरी ट्रॉली लेकर कुएं की तरफ जा रहे थे। सरपंच भी साथ थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। आखिरी बार देख लो, फिर इसे भर देंगे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। सब लोग कुएं के चारों ओर खड़े हो गए। बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। एक मजदूर ने पहला पत्थर उठाया ही था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। पत्थर उसके हाथ से छूटकर कुएं में गिरा। छपाक। लेकिन उसके बाद जो आवाज आई उसने सबको चुप कर दिया। ऐसा लगा जैसे नीचे किसी ने बहुत धीरे से कहा, रुको। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। मजदूर बोला, सुना आपने? सरपंच ने झुंझलाकर कहा, पानी की गूंज है। मगर शंकर काका का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर धीमे से बोले, आज नहीं। क्यों? सावन की अमावस्या है। गांव के बूढ़े आदमी बिना बहस किए पीछे हट गए। किसी ने जोर नहीं दिया, जैसे सबके भीतर कोई पुराना डर अब भी जिंदा था। सरपंच ने काम अगले दिन तक टाल दिया। लोग चले गए। मैं अकेला कुएं के पास रह गया। बारिश की बूंदें जगत पर गिर रही थी। मैंने डायरी अपने सीने से लगाई और धीरे से पत्थर पर बैठ गया। माधव। मैंने पहली बार उसका नाम जोर से लिया। कुएं के भीतर सिर्फ पानी की हल्की लहरें थी। मैंने आंखें बंद कर ली। अगर तू कहीं है तो एक बार बता दे। मैं उस रात तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। बस गुस्सा था। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर हवा में चमेली की वही हल्की खुशबू फैल गई जो दादी के आंगन में आया करती थी। मैंने आंख खोली। कुएं की भीतरी दीवार पर काई के बीच कुछ चमक रहा था। मैं थोड़ा झुककर देखने लगा। पत्थरों के बीच एक छोटी सी लोहे की डिब्बी अटकी हुई थी। बारिश के पानी ने उसकी सतह साफ कर दी थी, इसलिए वो ऊपर से दिखाई दे रही थी। मैंने लंबी बांस की डंडी लाई और बहुत कोशिश के बाद उसे बाहर निकाला। डिब्बी पूरी तरह जंग लगी थी। ढक्कन खोला तो अंदर तेल लगे कपड़े में लिपटा एक कागज था। कागज पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, वादा निभाना। बस इतना। नीचे कोई नाम नहीं। लेकिन मैं पहचान गया, वो माधव की लिखावट थी। मेरे हाथ कांपने लगे। उसी समय डायरी का एक ढीला पन्ना हवा से उड़कर मेरे पैरों के पास आ गिरा। शायद वो बीच में दबा रह गया था। मैंने उसे उठाया। उस पर दादी ने लिखा था, माधव ने मुझसे कहा है कि अगर आरव कभी लौटे तो उसे कुएं के नीचे वाला वादा जरूर याद दिला देना। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें समय नहीं, लौटना खोलता है। मैं देर तक उस पन्ने को देखता रहा। कुएं के नीचे और भी कुछ था। शाम होते होते बारिश फिर तेज हो गई। गांव पर धुंध उतर आई। मैं लालटेन जलाकर बरामदे में बैठा था। डिब्बी, डायरी और वो छोटा सा कागज मेरे सामने रखे थे। रात ठीक 12 बजे। कुएं की दिशा से फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। आरव,
वादा अभी पूरा नहीं हुआ। मेरे हाथ की लालटेन की लौ अचानक कांप उठी और ऐसा लगा जैसे कुएं के भीतर किसी ने बहुत धीरे से एक पुराना गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया हो। वही गीत जो दादी हमें हर बरसात में सुलाते समय गाया करती थी। कुछ जगह हमें डराने के लिए नहीं बुलाती, वे सिर्फ इतना चाहती है कि हम उस सच को देख लें जिससे हम सालों से भागते रहे हैं। उस रात घड़ी ने 12 बजते ही जैसे पूरे गांव की सांस रोक दी। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। बरामदे में रखी लालटेन की लौ कभी तेज होती, कभी धीमी। सामने मेज पर दादी की डायरी खुली थी और उसके बगल में माधव का छोटा सा कागज, वादा निभाना। मैंने कई बार खुद को समझाया कि सुबह होने तक इंतजार करूं, मगर भीतर कोई बेचैन आवाज बार बार कह रही थी कि कुछ सच रात ही बताती है। शायद इसलिए दादी हर सावन की रात लालटेन जलाकर जागती थी। मैंने लालटेन उठाई, एक मजबूत रस्सी कंधे पर डाली और धीरे धीरे कुएं की तरफ चल पड़ा। पीपल के पत्तों से बारिश की बूंदें टपक रही थी। हर कदम पर मिट्टी पैरों से चिपक रही थी। कुएं के पास पहुंचकर मैंने नीचे झांका। पानी पहले से थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। भीतरी पत्थरों में जगह जगह लोहे के पुराने पायदान जड़े थे, जिनसे कभी लोग सफाई के लिए नीचे उतरते थे। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने रस्सी ऊपर वाले पत्थर से बांधी और पहला पायदान पकड़ लिया। ठंडी हवा चेहरे से टकराई। धीरे धीरे मैं नीचे उतरने लगा। हर पायदान पर लालटेन की रोशनी गोल गोल घूमती और पत्थरों पर जमी काई चमक उठती। ऊपर का आसमान छोटा होता जा रहा था, जैसे दुनिया मुझसे दूर छूट रही हो। नीचे सिर्फ पानी की गूंज थी। अचानक मेरी नजर दाई दीवार पर पड़ी। काई के बीच किसी ने चाकू से 2 अक्षर उकेरे थे, अप्लस्मा। मैं ठिठक गया। ये हमारे बचपन का खेल था। हम दोनों हर जगह अपने नाम के पहले अक्षर लिख देते थे, आरव और माधव। स्कूल की बेंच, आम का पेड़, मिट्टी का बांध, और अब इस कुएं की दीवार पर भी। मेरी आंखें भर आई। मैं और नीचे उतरा। लगभग आधे रास्ते पर पत्थरों के बीच एक छोटी सी मेहराब जैसी जगह बनी थी। वहां पानी नहीं पहुंचता था। मैंने लालटेन पास की तो देखा। भीतर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। वही शायद दादी डायरी में कुएं के नीचे वाला वादा कह रही थी। मैंने सावधानी से डिब्बा बाहर खींचा। लकड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर भीतर रखा सामान कपड़े में लिपटा होने की वजह से बच गया था। सबसे ऊपर एक नीला रुमाल था। मैं उसे देखते ही मुस्कुरा पड़ा। ये मेरा था। मैं 5वीं कक्षा में हर समय यही रुमाल जेब में रखता था। एक दिन खो गया था और मैंने समझा था कि कहीं गिर गया होगा। रुमाल के नीचे एक कांच की छोटी बोतल थी, जिसमें 2 कागज की नावें रखी थी, और सबसे नीचे एक लिफाफा। उस पर लिखा था, आरव के लिए, जब वो सच में लौट आए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वही बैठकर पत्र खोला। प्रिय आरव, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो मतलब तू वापस गांव आ गया है। मुझे नहीं पता इसमें कितने साल लगेंगे। तुझे याद है, हमने एक वादा किया था, जो भी पहले गांव छोड़ेगा दूसरा उसका इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उसके लौटने की उम्मीद जिंदा रखेगा। तू हमेशा कहता था कि शहर जाकर बड़ा आदमी बनेगा। मुझे तुझ पर कभी गुस्सा नहीं था, उस रात भी नहीं। हमारी लड़ाई इसलिए नहीं हुई थी कि तू जा रहा था। लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि तू बिना पीछे देखे जा रहा था। अगर कभी लौटे तो अपने आप को दोष मत देना। कुछ रास्ते लोगों को अलग करते हैं, लेकिन दोस्ती को नहीं। माधव। मेरी आंखों से आंसू टपककर पत्र पर गिरने लगे। 12 साल से मैं जिस अपराध बोध को ढो रहा था, वो एक एक शब्द पढ़ते हुए टूटने लगा। माधव मुझसे नाराज नहीं था। फिर वो गया कहाँ? मैंने पत्र पलटा। पीछे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, सच दादी जानती है। मैंने घबराकर ऊपर देखा। दादी तो 5 साल पहले चली गई थी।
फिर ये सच कैसे मिलेगा? उसी समय कुएं के ऊपर बिजली चमकी। उसकी सफेद रोशनी कुछ क्षण के लिए भीतर तक उतर आई। उसी रोशनी में मुझे नीचे पानी के किनारे कुछ चमकता दिखाई दिया। मैं और नीचे उतर गया। पानी बस घुटनों तक था। किनारे पर पीतल की एक छोटी घंटी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। यही घंटी दादी शाम की आरती में बजाती थी। लेकिन वो यहां कैसे आई? घंटी के साथ एक कपड़े की गांठ बंधी थी। मैंने खोला तो उसमें दादी की छोटी सी चांदी की चाबी निकली। मुझे तुरंत याद आया, घर के पूजा वाले कमरे में एक संदूक था जो कभी खुला ही नहीं। दादी हमेशा कहती थी, ये तब खुलेगा जब घर लौटने वाला सच में लौट आएगा। मैंने कभी उस बात का मतलब नहीं समझा। अब समझ आने लगा था। मैं जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगा। बारिश और तेज हो चुकी थी। जैसे ही मैं कुएं से बाहर निकला, दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। गांव पूरी तरह खाली था। कोई वहां नहीं था। मैं भीगा हुआ घर पहुंचा और सीधे पूजा वाले कमरे में गया। कमरे के कोने में पुराना सागौन का संदूक रखा था। उसके ताले में वही चांदी की चाबी बिल्कुल ठीक बैठ गई। चाबी घुमाते ही ताला खुल गया। अंदर कपड़ों के नीचे एक मोटा भूरा लिफाफा रखा था। उस पर दादी की लिखावट थी, ये पत्र उस दिन खोलना जब तुम माधव को माफ करने नहीं, बल्कि खुद को माफ करने लौटो। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। बाहर बारिश की आवाज पहले से भी धीमी हो गई थी और उसी खामोशी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कुएं की दिशा से कोई पुकार नहीं आ रही थी। जैसे वो आवाज अब मेरा इंतजार छोड़ चुकी हो। हर रहस्य का अंत डर में नहीं होता। कुछ रहस्य हमें वापस उस इंसान तक ले जाते हैं जो हम कभी थे। रात का 1 बज चुका था। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी इस घर के भीतर छिपे आखिरी सच को सुनने के लिए शांत हो गया हो। पूजा वाले कमरे में मैं फर्श पर बैठा था। सामने दादी का पुराना संदूक खुला था और मेरी हथेलियों में वो भूरा लिफाफा था जिस पर उनकी लिखावट अब भी उतनी ही साफ थी। जब तुम खुद को माफ करने लौटो। मैंने गहरी सांस ली और लिफाफा खोल दिया। अंदर कई पन्ने थे। सबसे ऊपर दादी की तस्वीर रखी थी। वही मुस्कान, वही झुर्रियों में छिपी शांति। तस्वीर के पीछे उन्होंने लिखा था, बेटा, हर कहानी का सच वही नहीं होता जो गांव कहता है। मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रिय आरव, अगर ये पत्र तुम्हारे हाथ में है तो मतलब तुमने आखिरकार लौटने का साहस कर लिया। तुमने 12 साल तक अपने दिल में एक ऐसा बोझ रखा जो तुम्हारा था ही नहीं। उस रात जब तुम्हारी और माधव की बहस हुई, तुम गुस्से में घर लौट आए थे। थोड़ी देर बाद माधव मेरे पास आया। वो भीग चुका था। उसने मुझे कहा, दादी, आरव को मत रोकिए, उसका सपना गांव से बड़ा है। मैंने उससे पूछा, और तू? वो मुस्कुराया, मैं भी जाऊंगा, लेकिन चुपचाप। अगर मैं उसे अलविदा कहूंगा तो वो शायद रुक जाएगा। उसने उसी रात शहर जाने वाली मालगाड़ी पकड़ने का फैसला कर लिया। हाँ बेटा, माधव कभी कुएं में नहीं गिरा था। वो जिंदा था। गांव वालों ने अपनी अपनी कहानियां बना ली, लेकिन मैंने उसका सच किसी को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे वादा लिया था। उसने कहा था, जब आरव अपने मन से लौटे तब उसे बताइएगा कि दोस्ती कभी नाराज नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। 12 साल मैं हर सावन खुद को दोष देता रहा। मैंने पत्र आगे पढ़ा। माधव ने शहर पहुंचकर 2 चिट्ठियां भेजी। पहली मेरे पास पहुंची, दूसरी तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम्हारा पता बदल चुका था। चिट्ठी वापस लौट आई। मैंने उसे उसी संदूक में रख दिया। हर बारिश की रात मैं लालटेन इसलिए जलाती थी कि अगर तुम कभी अचानक लौट आओ तो तुम्हें घर अंधेरा न मिले। इंतजार किसी गुमशुदा इंसान का नहीं था, इंतजार तुम्हारे लौटने का था। मेरे हाथ कांपने लगे। लिफाफे के भीतर सचमुच एक और पुराना पत्र था।
ऊपर लिखा था, मेरे दोस्त आरव के नाम। मैंने उसे खोला। आरव, जब तू ये पढ़ेगा तब शायद हम दोनों बूढ़े हो चुके होंगे। तू हमेशा सोचता था कि बड़े शहर में पहुंचकर सब कुछ बदल जाएगा। मैं चाहता हूं कि बदलना, लेकिन इतना नहीं कि तू अपने गांव लौटने का रास्ता भूल जाए। अगर कभी सावन की रात इस कुएं के पास बैठना तो याद रखना, हमने यहां 2 कागज की नावें छोड़ी थी। एक तेरे सपनों की, एक मेरी उम्मीद की। दोनों को एक ही बारिश बहाकर ले गई थी। इसलिए किसी एक को दोष मत देना। तू जहां भी रहे, खुश रहना। तेरा दोस्त माधव। मैंने पत्र सीने से लगा लिया। कमरे में एक ऐसी खामोशी फैल गई जिसमें दर्द भी था और राहत भी। पहली बार लगा कि मेरे भीतर सालों से बंद कोई दरवाजा खुल गया है। मैं धीरे धीरे उठकर बरामदे में आया। लालटेन अब भी जल रही थी। बारिश हल्की फुहार बन चुकी थी। मैं उसी रोशनी को लेकर कुएं तक गया। पीपल के नीचे पहुंचकर मैंने जगत पर बैठते हुए बहुत धीमे कहा, माधव, माफ कर दे। हवा चली। पीपल के पत्ते एक साथ हिले और मुझे लगा जैसे कोई मेरे बगल में बैठकर मुस्कुराया हो। डर नहीं था, सिर्फ अपनापन। मैंने जेब से दोनों कागज की छोटी नावें निकाली जो डिब्बे में मिली थी। कुएं के पानी में उन्हें नहीं छोड़ा। उनकी जगह मैंने उन्हें जगत पर रख दिया, क्योंकि कुछ यादों को बहाना नहीं चाहिए, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। सुबह होने लगी। पूर्व दिशा में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी। बारिश आखिरकार रुक चुकी थी। गांव की मिट्टी से भाप उठ रही थी और चिड़ियों की पहली आवाज कई साल बाद उस घर में सुनाई दी। शंकर काका धीरे धीरे चलते हुए आए। उन्होंने पूछा, आज पंचायत वाले कुआं भरने आएंगे, क्या करें? मैंने कुएं की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, इसे मत भरिए। क्यों? मैंने जवाब दिया, ये किसी की आवाज नहीं निकालता काका, ये लोगों की यादें संभाल कर रखता है। शंकर काका की आंखें नम हो गई। उन्होंने सिर हिलाया। उस दिन पंचायत ने फैसला बदल दिया। कुएं की मरम्मत हुई, उसके चारों ओर नई पत्थर की जगत बनाई गई और पीपल के नीचे एक छोटी सी पट्टिका लगाई गई। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी गई, घर लौटने वालों के नाम। मैंने शहर वापस जाने से पहले आखिरी बार घर का दरवाजा बंद किया, मगर इस बार ताला लगाते हुए अजीब सी शांति थी। मुझे पता था कि लौटना अब किसी अपराध बोध की वजह से नहीं होगा। मैं लौटूंगा, क्योंकि ये घर अब भी मेरा इंतजार नहीं करता, ये बस मुझे पहचानता है। अगर आज रात आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिससे आपने सिर्फ इसलिए दूरी बना ली क्योंकि समय निकल गया, तो याद रखिए, हर कहानी को दूसरा मौका नहीं मिलता, लेकिन हर दिल को लौटने का रास्ता मिल सकता है। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर दीजिए। बारिश रुक चुकी है। पुराने गांव के उस कुएं के पास लालटेन अब भी बहुत धीमी रोशनी में जल रही है और वहां अब कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि इंतजार पूरा हो चुका है।